हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस के ऊपर। और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम को दे रहे हों या फिर जूनियर एडेड टीचर एग्ज़ाम, सुपर टेट, जीआईसी एग्ज़ाम या फिर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है। और फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को आपको स्वयं से भी अटेम्प्ट करना है। और फ्रेंड्स, अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। और इस वीडियो सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें पहला नंबर का ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सेकंड इज जवाहरलाल नेहरू, थर्ड इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड फोर्थ इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बोला गया है कि संविधान को किसने हस्तलिखित किया था। तो हस्तलिखित जो करने वाले थे वो थे फ्रेंड्स आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है भीमराव अंबेडकर का। तो भीमराव अंबेडकर के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके कुछ उपनाम हैं जो कि हमें याद रखने हैं और वे भी बार बार परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। जैसा कि इसमें पूछा जाता है कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो संविधान का यदि पिता पूछा जाए तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाएगा। और इनका अन्य नाम भी है, जैसा कि आप प्रमुख शिल्पकार भी हम इनको बोल सकते हैं। और आधुनिक मनु की संज्ञा भी इन्हें ही दी गई है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में हमें याद रखना है। सेकेंडली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके विषय में आप सभी को पता है कि जो यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके विषय में भी आपको मालूम है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बन गया वो बना है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और फ्रेंड्स, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, प्रारूप समिति यानी कि इनिशियल में जो हमारे संविधान में समितियां थी वो 8 प्रमुख समिति थी। और 8 प्रमुख समिति से एक प्रमुख समिति थी, वो थी आपकी प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सो फ्रेंड्स, प्रारूप समिति में क्या था, एक अध्यक्ष था और प्लस इनके 6 सदस्य थे। यानी कि एक अध्यक्ष जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 इनके सदस्य थे, जो कि अलग अलग नाम से कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लिए जाते हैं। तो वे भी हमें याद रखने हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका पहले का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका प्रेम बिहारी नारायण राजा और नेक्स्ट रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो रानीगंज जो कोयले की खान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर दिए हैं ऑप्शंस में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए सो दैट फ्रेंड्स आप भी अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी बंगाल। सो फ्रेंड्स, जो रानीगंज कोयले की जो खान है वो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और ये भारत में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर हैं। और इनके विषय में ये भी जान सकते हैं कि ये गोंडवाना लैंड और छोटा नागपुर के पठार का या ये क्या है, एक भाग है। तो इतनी जानकारी इससे याद रखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रकला के विषय में पूछा गया है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं आपके, जैसा कि इसमें दिया गया है अजंता, भीमबेटका, बाग या अमरावती। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका भीमबेटका। भीमबेटका इज द करेक्ट आंसर। तो इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भीमबेटका है ये भोपाल से, यानी कि जो भोपाल है एमपी में, जो भोपाल है उससे 46 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है। और ये विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है जो भीमबेटका है। और एमपी के रायसेन जिला, यानी कि एमपी का कौन सा जिला है, रायसेन जिले में स्थित है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही पुरानी चित्रकारी है, तो इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के रूप में देखा जाता है, यानी कि उस रूप में ये लोकप्रिय है।
तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ भीमबेटका। जबकि बाकी ऑप्शंस में जैसा कि आपका अजंता दिया गया है, तो अजंता क्या है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और साथ के साथ यदि इसमें ऑप्शन सी में दिया है बाघ की गुफाएं, तो बाघ क्या है, ये भी एमपी में है और ये धार जिले में है, ये भी बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है। और लास्ट का ऑप्शन बचता है आपका अमरावती। अमरावती क्या है, ये अमरावती है आंध्र प्रदेश में, जो कि बौद्ध भिक्षु के विश्राम गृह के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हमने सभी ऑप्शंस के विषय में डिस्कस किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और साथ के साथ फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करते जाइए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पर हैं या फेसबुक पर हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर हैं, उन सभी के पास में आपको इस वीडियो को पहुंचाना है। और फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है। आप टेलीग्राम से जुड़ करके आप वीडियो का पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बाकी इन्फॉर्मेशंस भी वहां पर आपको क्विज़ के रूप में अपडेट कर दी जाती है, तो जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक यानी कि किसी भी प्रकार की वीडियो जो भी अपलोड होती है उसकी भी सूचना आपको टेलीग्राम में मिलेगी, साथ के साथ पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो आप अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बौद्ध समिति से एक ना एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो बौद्ध समिति में मैं आपको 4 प्रमुख बौद्ध समितियों के विषय में बताऊंगा जो कि महत्वपूर्ण होती हैं और बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बौद्ध समिति के विषय में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध समिति में जो प्रथम बौद्ध समिति थी वो कहाँ पर हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके ये किस शासक के शासनकाल में मतलब हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि प्रथम बौद्ध समिति की यदि मैं बात करूं, फर्स्ट बौद्ध समिति की यदि मैं बात करूं, तो फर्स्ट बौद्ध समिति हुई थी राजगीर में प्रथम बौद्ध समिति हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम बौद्ध समिति, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और फ्रेंड्स, ये किस शासक के शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अजातशत्रु के। तो पहली मैंने याद दिलाई कि पहला था राजगृह में हुई थी, अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे, और ये किसके शासनकाल में हुई थी? शासनकाल में अजातशत्रु के शासनकाल में, यानी कि अजातशत्रु के संरक्षण में इसको किया गया था। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारी द्वितीय बौद्ध समिति, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो ये द्वितीय बौद्ध समिति हुई थी, ये हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। और ये शिशुनाग वंश के जो शासक कालाशोक के संरक्षण में हुई थी। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे सबकामी। याद रखना है आपको, सबकामी। कौन से थे? सबकामी। तो इसके क्या थे? अध्यक्ष के रूप में थे। तो ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध समिति, और तृतीय बौद्ध समिति हुई थी पाटलिपुत्र में। और फ्रेंड्स, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोग लिपुतिक्स। कौन थे? मोग लिपुतिक्स। तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट नाम लगेगा, मोग लिपुतिक्स। तो ये इसके अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, इसमें इसका पूछ लिया जाता है कि ये किसके शासनकाल में यानी कि किसके संरक्षण में हुई थी। तो ये अशोक के संरक्षण में हुई थी, ये तृतीय बौद्ध समिति। और एक और बौद्ध समिति जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें कभी कभी इस समिति से अध्यक्ष ना पूछ करके इसके उपाध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें थी चतुर्थ बौद्ध समिति, जो कि ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है इसके उपाध्यक्ष। तो इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे फ्रेंड्स? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कौन थे फ्रेंड्स इसके उपाध्यक्ष? अश्वघोष थे। ये हमें याद रखना है, अश्वघोष। और इसके ये किसके संरक्षण में हुई थी? ये संरक्षण में हुई थी कुषाण शासक यानी कि कनिष्क के संरक्षण में इसको आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वैशाली, यानी कि द्वितीय बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? वैशाली में। एक बार और मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ सो दैट आपकी बहुत ही अच्छी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो पहली बौद्ध समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप और राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। द्वितीय बौद्ध समिति वैशाली में हुई थी और ये इनके अध्यक्ष सबकामी थे। और इनका जो संरक्षण था वो शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में हुई थी। तृतीय बौद्ध समिति पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलिपुतिक्स इसके अध्यक्ष थे।
और इसका शासक जो अशोक के शासनकाल में, मतलब अशोक के संरक्षण में इसको आयोजित किया गया था। और चतुर्थ जो थी वो थी कुंडल वन, कश्मीर में हुई थी। और यहाँ पर ये कुषाण वंश का जो शासक कनिष्क के संरक्षण में इसको आयोजित किया गया था। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण उपाध्यक्ष थे वो थे आपके जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अशु घोष। क्योंकि क्वेश्चन इससे बना हुआ है, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये अपने आप में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स की परीक्षा में। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर का परीक्षा पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका प्रैक्टिस सेट या कोई भी मतलब उसका प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठा के देख सकते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड समिति से पूछा गया होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसमें सूफीवाद के कुछ प्रमुख सिलसिले हुए हैं और उसमें हमें बताना था कि कौन सा, यानी कि संगीत के विरुद्ध था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो, जैसा कि आप में इसमें दिया है कि जो नक्शबंदी सिलसिला है, इसमें 4 ऑप्शंस में जो नक्शबंदी सिलसिला है ये सिलसिला क्या था? संगीत के विरुद्ध था। यानी कि 14वीं जो सदी थी उसमें ख्वाजा बाहुद्दीन ने नक्शबंदी की थी और ये सिलसिला या संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में सबसे अधिक, यदि हम सूफियों की बात करें तो उसमें सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला इसी को कहा जाता है। और इसमें इन्होंने क्या किया था? अकबर की उदार नीतियों का भी विरोध किया था। तो इसके विषय में इतनी जानकारी हमें याद रखनी है। ये चिश्तिया, सुहारवर्दिया या कादरिया ये सभी सिलसिलों के नाम हैं, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर पूछ लिया गया है कि संगीत के विरुद्ध कौन सा था। तो नक्शबंदिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो यहाँ पर किस सिख गुरु ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, इसमें आप देखेंगे 4 ऑप्शंस में अर्जुन देव, रामदास, हर राय या फिर तेग बहादुर। लेकिन इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी, रामदास को। तो अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दिया था? रामदास को दिया था। और फ्रेंड्स, इन्होंने इस 500 बीघा जमीन में एक प्राकृतिक, यानी कि इसमें एक प्राकृतिक तालाब था और इसी में जो फ्रेंड्स अमृतसर जो शहर बसाया गया है वो इसी ज़मीन के ऊपर, इसी भूमि के ऊपर बसाया गया है। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का जनक। और सभी के विषय में मैं एक एक दो लाइन आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए गए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से हमारा कोई सा भी ऑप्शंस यानी कि मैच नहीं कर रहा है जो कि आपका राष्ट्रवाद के जनक से रिलेटेड हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रवाद के जो जनक कहा गया है वो कहा गया है राजा राममोहन राय को। किसे कहा गया है फ्रेंड्स? राजा राममोहन राय को कहा गया है। तो इसमें राजा राममोहन राय कोई भी ऑप्शंस में नहीं है। और राजा राममोहन राय के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके काफ़ी उपनाम से भी इनको जाना जाता है, जैसे कि भारत के नव जागरण का अग्रदूत, भारत के नव जागरण का अग्रदूत भी राजा राममोहन को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी राजा राममोहन को जाना जाता है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है ये। और आधुनिक भारत के पिता के रूप में यदि पूछा जाए तो भी हमें आंसर पर राजा राममोहन राय लगाना है। आधुनिक भारत के पिता, नव प्रभात का भोर तारा या फिर भारतीय राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में या नवीन भारत के संदेश वाहक के रूप में भी राजा राममोहन को जाना जाता है। या फिर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछ लूं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राममोहन राय ने की थी। फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज इससे पहले आत्मीय सभा के रूप में था और आत्मीय सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1814 में हुई थी। और 1814 से जो ब्रह्म समाज बना, यानी कि 1828 में जो बना, तो ये ब्रह्म समाज ये किसके द्वारा बनाएगा? ये राजा राममोहन के द्वारा बनाएगा। सती प्रथा, बाल विवाह का अंत,
भी राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। तो इतनी जानकारी हमें राजा राममोहन राय से याद रखनी है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद का जनक किसे बताया मैंने, राजा राममोहन राय को बताया। सो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि आपको पूछ लिया जाए कि बाल गंगाधर तिलक को किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो भारतीय अशांति के पिता, यानी कि भारतीय अशांति के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था, और ये अंग्रेज लोग इनको बोलते थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट और इनके विषय में बता दिया जाए कि गर्म दल के नेताओं में से एक थे, जैसा कि गर्म दल के नेताओं में कौन कौन थे, लाल बाल पाल, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। तो ये गर्म दल के नेताओं में से एक थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसमें जो हमारे दो गुट थे, जिसमें आपका गर्म दल और नरम दल, और गर्म दल के नेताओं के विषय में मैंने अभी आपको बता दिया है। अभी नेक्स्ट है आपका, जैसा कि इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी नाम आया है, तो वरिष्ठ नेता के रूप में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जाना जाता है, या राष्ट्रगुरु की उपाधि भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को दी गई है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, जैसा कि आप देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी दल के नेता थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सो फ्रेंड्स यहाँ पर इतना इंफॉर्मेशंस आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है, और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। किन्हें मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल वीडियो आपको मिल रही होगी और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपका कानपुर में, यानी कि जैसा कि आपका ऑप्शन में दिए गए हैं इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर में। और देश में यानी कि जो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का जो संचालन हो रहा था, तो उस उद्देश्य से 1924 और ये अक्टूबर का महीना था, इसमें युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA बोलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, इसके संस्थापक यानी कि अध्यक्ष के रूप में थे, और राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि इनके इस संगठन में उपस्थित थे। तो इस तरह से आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से याद रखनी है, और मैं समझता हूं कि काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके पास जा रही होगी, और उम्मीद करूंगा कि वीडियो भी आपको पसंद आ रही होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में लिया है, और डिटेल वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, सो दैट आपको एक क्वेश्चन से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन नहीं था। तो नहीं था, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, जैसा कि इसमें दिए गए हैं, FG सलाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर है इसका अनुग्रह नारायण। तो अनुग्रह नारायण इसके क्या थे? सदस्य नहीं थे। बाकी आपके FG सलाई, DJ रीड और महात्मा गांधी ये सभी क्या थे? इसके सदस्य थे। तो चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष के रूप में FG सलाई थे, इसके सदस्य थे DJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदामी भी थे, और राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह भी थे, जो कि जबकि जो MEL टेनर्स के सचिव थे। और बाद में हरिहर प्रसाद के स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्हें महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य के रूप में चुना गया था। तो अनुग्रह नारायण सिंह इस समिति के सदस्य नहीं थे, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कहा था महान प्रहरी, यानी कि द ग्रेट सेंटियल? द ग्रेट सेंटियल किसको कहा था?
किसने कहा था? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रेरी महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल पर ज़्यादा ध्यान देते थे, यानी कि नैतिक बल प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान का संवैधानिक सलाहकार था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, बी एन राव या टी टी कृष्णाचारी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 अगस्त यानी कि 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में प्रारूप समिति ने भीमराव अंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुना था, और अंबेडकर के अतिरिक्त जो 6 सदस्य थे वो भी चुने गए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बी एन राव हैं ये हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो मैंने अभी आपको बताया था और पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जो प्रारूप समिति थी उसमें एक अध्यक्ष के रूप में थे, एक अध्यक्ष और हमारे उसके साथ में 6 क्या थे? सदस्य थे। कितने थे? 06 सदस्य थे। तो अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और बाकी जो 6 सदस्य थे वो उसके सदस्य के रूप में थे। तो सदस्य पूछा गया है, तो सदस्य की संख्या कितनी थी? 6 सदस्य थे। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन में दे दिया गया है सहित, यानी कि भीमराव अंबेडकर सहित। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1+6, तो यदि हम भीमराव अंबेडकर को भी साथ में ले लेते हैं तो टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे? हमारे 7 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 7। ये बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर यदि भीमराव अंबेडकर सहित पूछा जाए तो 7 होंगे, यदि भीमराव अंबेडकर से अलग पूछा जाए तो यहाँ पर हमारा 6 इसका आंसर होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका थी उसमें संशोधन किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा था 42वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। तो इस संविधान संशोधन में क्या किया गया था? जो हमारे 3 जो शब्द थे, जैसा कि आपका समाजवाद, आपका पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता, इन शब्दों को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। तो ये किस में जोड़े गए थे? ये संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या फिर समान नागरिक संहिता। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसमें जो मुफ्त कानूनी सलाह का राजनीतिक जो नीति निर्देशक सिद्धांत था वो संविधान में बाद में जोड़ा गया, और ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? भाग 4, ये भी याद आपको रखना है, भाग 4 में, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 के में समान न्यायिक और निःशुल्क विधिक सहायता को का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुफ्त कानूनी सलाह जिसको बोलते हैं निःशुल्क विधिक सहायता या फिर मुफ्त कानूनी सलाह जिसको हम बोलते हैं, वो जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है।
मिस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, निम्न में से कौन चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में लिया है। और फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस आपके पास में, यानी कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, और ये क्वेश्चंस अक्सर परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, स्थानीय निकायों का, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय निकायों का। यानी कि निर्वाचन जो आयोग है वो किसका चुनाव संपादित नहीं करता है? स्थानीय निकायों का। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव जो है संविधान के अनुच्छेद, यानी कि जैसा कि आप संसद में राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संविधान के अनुच्छेद कौन सा है? 324। ये 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। और जबकि फ्रेंड्स 243 के, यानी कि अनुच्छेद क्या है? 243 के, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 243 के या 243 जेड अल्फा या जेड ए के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं, जिसमें आपकी स्थानीय निकाय भी आते हैं, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से इतनी इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो 8 हमारी यूटी हैं, और उनमें से अभी जो पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है आपका लद्दाख। क्या है फ्रेंड्स? आपका लद्दाख है। और यहाँ पर जो लद्दाख है फ्रेंड्स, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि लद्दाख किससे अलग होकर बना है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी बन गए हैं, और जिसमें से लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो राइट आंसर होगा इसका फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है? यानी कि संविधानेतर अधिकार का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको है। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकोट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो चित्रकोट जो जलप्रपात है ये फ्रेंड्स आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और किस जिले में पूछ लिया जाए तो जिले में बस्तर जिले में। और किस नदी पर पूछ लिया जाए तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स, यदि इसकी हाइट पूछ लिया जाए जलप्रपात की, तो इसकी हाइट है 90 फीट। क्या है फ्रेंड्स? 90 फीट। तो ये भी हमें याद रखनी है। 90 फीट इसकी हाइट है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।
बस्तर जिले में स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो इस तरह से इसके यानी कि बहुत सारे हमने क्वेश्चंस बना दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में, बस्तर जिले में, इंद्रावती नदी पर, और इसकी ऊंचाई 90 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 यानी कि 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्रों में शुरू हुआ, यानी कि कहाँ पर शुरू हुआ था 1818 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये दिया गया है, जैसा कि आप पश्चिमी बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, महाराष्ट्र में मुंबई में, या गुजरात के अहमदाबाद में, या उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। तो ये जो पश्चिमी बंगाल में फोर्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था, लेकिन फ्रेंड्स इसको सफलता नहीं मिली थी। तो 18 का, तो आपका राइट आंसर हो जाए बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि सफल सूती कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया, उसका जल में भार बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी किसी वस्तु को हम जल में, यानी कि किसी वस्तु को हम जल में, यानी कि आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से, यानी कि पूर्ण रूप से यदि हम डुबाते हैं तो उसके क्या होता है, भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और ये जो कमी होती है वो उस भार के कारण भी उस पर बल आरोपित होगा। और फ्रेंड्स नीचे से हमारा उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है, तो वो उत्प्लावन बल भी उतना ही होगा, और उसमें से ये घट जाएगा, कि घट जाएगा ये उत्प्लावन, तो ये भी उतना ही है, यानी कि 200 है, और इस पर बल भी, उत्प्लावन बल 200 कार्य कर रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका 0। तो हम बोल सकते हैं कि जल में गुब्बारे का जो भार होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, और वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ के साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको सेंड करना है। टेलीग्राम से आपको जुड़ना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स वहीं पर इस वीडियो के आपको पीडीएफ मिलेंगे, और वहीं पर आपको क्विज भी आपको मिलेंगे, और बाकी वीडियो के लिंक भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। यानी कि आप यदि टेलीग्राम से आप जुड़ लेते हैं तो आपको सभी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करके साथ के साथ आपको बेल आइकन को भी ऑन कर देना है, सो दैट आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो कौन सी युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है क्वेश्चन में, धारा मापी, विभव मापी, डायनोमा, पास्कल। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डायनोमा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है डायनोमा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायनोमा विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियाँ होती हैं।
डायनोमो में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका भी कभी कभी एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डायनोमो क्या करता है। डायनोमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि हमारा जो विद्युत मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल को क्या कहा जाता है। तो भारी जल क्या होता है फ्रेंड्स, ये तो भारी जल, जैसा कि बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा। तो भारी जल किसे कहते हैं, ये कहा जाता है D2O को। D2O यानी कि D2O को क्या कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है। और इसके विषय में मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि जो भारी जल है, भारी जल की जो खोज है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारी जल की खोज किसने की थी। तो भारी जल की जो खोज की थी वो यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और फ्रेंड्स भारी जल का जो उपयोग है, आप देखेंगे कि मंदक के रूप में, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो फ्रेंड्स अपना एक कीमती, एक वैल्यूएबल कमेंट आप वीडियो में लिखेंगे और वीडियो के विषय में आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स यदि आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स आपको रेगुलर बेसिस पर ये वीडियो मिलती रहेगी, लेकिन आपका रेस्पॉन्स के ऊपर ये वीडियो डिपेंड है कि आपका रेस्पॉन्स कितना अच्छा मुझे मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सी वीडियो आप यहाँ पर देखेंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में हमने अपलोड कर रखी है, यानी कि सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, जूनियर एडिट टीचर एग्ज़ाम से रिलेटेड, और फ्रेंड्स जीआईसी और सभी विषयों से, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें भी जीएस का क्वेश्चन, जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और वहां से अपनी कंप्लीट तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। और फ्रेंड्स इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।